Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर में रीडिंग पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ दैट इज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आखिर ये क्या होता है। देखिए पहले मैं इसको बुक से निकाल लेता हूँ और इसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि डीबीटी के बारे में बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, एक एक लाइन को मैंने पढ़ा है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया, इस वजह से मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए। या ना हम नोट सिर्फ उन्हीं चीजों को बनाते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि बुक में अच्छे से नहीं दे रखा कंटेंट, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे नोट्स लेना चाहता है हैंड रिटन जो भी मैंने अभी तक कराए हैं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाके टाइप कर दो इकोनॉमिक्स ईजी, आपको हमारे लोगों के साथ वो चैनल मिल जाएगा। कोई दूसरा चैनल ज्वाइन मत कर लेना क्योंकि आजकल फेक चैनल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। पहले आपका एक बेस बनाता हूं, देखो बेस सुना ध्यान से। क्या होता है, जैसे सरकारों ने क्या हुआ कि जितने भी लोअर सेक्शन के लोग हैं, जिनकी लोअर इनकम ग्रुप है या जिनके पास पैसों की कमी चल रही है, पैसे उतने नहीं होते हैं कि वो अपनी लाइवलीहुड को रन कर पाए, तो सरकार उनको कई टाइप के बेनिफिट्स देती है। किस टाइप के बेनिफिट देती है? मॉनेटरी वे में भी देती है और नॉन मॉनेटरी वे में भी देती है। जैसे सरकार ने बोला कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं हम उनको फ्री में राशन देंगे, हम फ्री में उनको कच्चा तेल यानी मिट्टी का तेल देंगे जिससे वो अपने घर के अंदर चूल्हा वगैरह जला पाए, उनके लिए एलपीजी गैस जो है वो सब्सिडाइज रेट पर देंगे। तो जब सरकारें ऐसा काम करती हैं तो इससे क्या होता है ना, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो गवर्नमेंट बजट है हम ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम इनइक्वालिटी को दूर कर सके और इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। आपने पढ़ा था ना ये, और एक और पढ़ा होगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट बजट के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा छोटे छोटे तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई टाइप के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो कितने टाइप के होते हैं? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अगर हम उनको बेनिफिट कैश के रूप में देते हैं कि उनको कैश दे रहे हैं, दैट इज मॉनेटरी बेनिफिट, और कैश के अलावा हम कोई चीज दे रहे हैं सब्सिडी वगैरह, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब क्या होता है, जब सरकार कोई स्कीम बनाती है तो वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं या जो बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं वो उसका मिसयूज करके अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं और गरीबों तक वो पहुंचता ही नहीं है। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि इंदिरा गांधी की स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुद ने ये बात बोली थी, ये मैं बात बता रहा हूँ मतलब आजादी के कुछ टाइम बाद की, जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने खुद ने अपनी स्पीच में ये बोला था कि हम जो पैसा गरीबों तक पहुंचाते हैं, लेट सपोज कि अगर हमने 100 रुपए गरीब के लिए भेजा है तो वो गरीब तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ उसे 15 रुपए मिलते हैं, यानी 85 रुपए बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो खा जाते हैं। और गवर्नमेंट पता है, अब देखो 135 करोड़ की जनता है, 135 करोड़ की जनता की मॉनिटरिंग करना इतना आसान काम नहीं है। आप अपने घर में मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, अपने दोस्तों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते अपने लेवल पे। सोच के देखो, देश में 135 करोड़ लोग, 135 मोहल्ले अलग अलग टाइप के, क्या वहां पे मॉनिटरिंग जैसी चीज कर पाओगे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? नहीं कर पाओगे, और इतनी मैन पावर भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, सरकारें तो अपनी तरफ से पूरा काम करती हैं लेकिन बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो उन पैसों को अपने वेलफेयर के लिए खर्च कर लेते हैं और किसानों तक या जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक वो चीजें पहुंचती नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, सरकारों ने जो, जैसे हमारी जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली 17-18 के अंदर, वैसे ही कॉन्सेप्ट 2013 के अंदर ही आ गया था, कंसेप्ट ये रखा गया कि अब हम एक काम करेंगे, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको कहेंगे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, और बैंक अकाउंट का नाम होगा जन धन योजना। आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, बैंकों के अंदर जन धन योजना खाता खुलवाओ। अब इस खाते के अंदर क्या करेंगे, आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो सरकारों ने जो पैसे दिए, अब बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं है, सरकार सीधे अपने खाते से उनके जन धन जो खाते हैं उनमें वो पैसा डाल देगी और बाद में आप इसको चेक के थ्रू या अपने एटीएम के थ्रू पैसा निकाल के अपने वेलफेयर के ऊपर, अपनी फैमिली वेलफेयर के ऊपर उस पैसे को खर्च कर सकते हो। और देखा गया कि इस बेनिफिट के अंदर सरकार के द्वारा जो 100 रुपए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा है नहीं कि 100 रुपए भेजे जा रहे हैं, ठीक है, अगर 100 रुपए भेजे जा रहे हैं तो वो पब्लिक तक पूरे 100 रुपए ही वहां पर पहुंच रहे हैं। बीच में मीडिएटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हटा दिया गया है और इसी वाले कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या नाम दिया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सर एक बात बताओ, ये डीबीटी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें लोगों की सोचनी पड़ेगी। अगर हमने लोगों की नहीं सोची और लोगों को इग्नोर कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। समाज में सोशल वेलफेयर करने के लिए हमें गरीब तबके के लोग को भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा और गवर्नमेंट बजट का ये मेन मोटिव था कि इनइक्वालिटी को दूर करना, किस तरह से हम सरकार जो है वो
अमीरों से टैक्सेस लेगी और वो टैक्सेस का जो पैसा वो किसको दे देगी, गरीब जनता को दे देगी, ताकि उनके बीच का जो गैप है उस गैप को रिड्यूस किया जाए। तो ऐसे में सरकार के द्वारा 2013 से पहले जो पैसा दिया जाता था वो सही मायनों में लोगों तक नहीं पहुंचता था। रीजन बीच में मीडिएटर्स जो होते थे वो बहुत पैसा वहां पर खा लेते थे। तो ऐसे में सरकार ने एक नई तरकीब सोची कि क्यों ना हम लोगों को उनके अकाउंट से जोड़ दें और बाद में यही पैसा जो उनको बेनिफिट के रूप में दिया रहा है ये पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाए। तो ऐसे क्या होगा कि उनके पास पैसा आ जाएगा और लोगों को भी उसका बेनिफिट पहुंच जाएगा। 2015 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सर अभी तो आप 2013 बोल रहे थे, भाई 2013 के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था। यार हाँ, गवर्नमेंट काम बहुत धीरे धीरे होता है, प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर 2-3 साल में इस पर सुनवाई होगी, फिर कहीं जाके कुछ होगा। तो इसलिए आप ये मत सोचा करो कि जो मैं डेट बोलता हूँ वही एक्चुअल होती है। मतलब मैं गलत नहीं बोलता, मतलब कहने का ये होता है कि मैं डेट पहले प्रस्ताव वाली बताता हूँ कि प्रस्ताव कब रखा गया था, फिर इसकी एक्चुअल डेट की बात करते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो बताओ आपके, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए, क्योंकि जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है ना तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आपको डीबीटी समझ आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अच्छा एक बात बताऊं, अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो इससे गरीब तबके के जो लोग हैं क्या उनको फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, उनके खाते में पैसा जाएगा तो जरूर पहुंचेगा। देखो इस बुक में ना एक चीज की मुझे खामी लगी, वो पता है क्या, इन्होंने डीबीटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन सारे प्रॉस, मतलब प्रॉस का मतलब होता है सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट रिफ्लेक्ट किए, नेगेटिव पॉइंट क्या बताया नहीं। चलो मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। देखो नेगेटिव पॉइंट ये था कि जब खाते में पैसा आता था तो जो मेल मेंबर होते हैं वो उसको निकाल के दारू सोट्टे या फिर कह लो जो जुआ वगैरह नहीं होता उसमें पैसा लगा देते हैं, क्योंकि जो मर्द तो मर्द है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो वो तो दारू वारू में खर्च कर देता है। तो सरकार का डायरेक्टली पैसा देना भी कहीं ना कहीं उन घरों के अंदर लड़ाई की जड़ बन गया जिन घरों के अंदर जो दारू ऐसी चीजें वो प्रचलन के अंदर है। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सोच के देखो, अगर मैं मेरे घर के अंदर दारू पीता हूँ, लेट सपोज कि पीता हूँ, ठीक है, ऐसा है नहीं वैसे, मैं पीता हूँ और मेरे खाते के अंदर पैसा आया तो मैं उम्मीद करके रखूंगा कि जब भी पैसा आएगा मैं तुरंत बाटली खरीद के लेकर आऊंगा। वो देसी ठर्रा नहीं होता, दिलरुबा करिश्मा नाम होता है, 250 ml की मिलती है देसी दारू, ठीक है, करिश्मा होगी, जैक डैनियल्स, ये तो चलो अंग्रेजी शराब होगी, तो ये सब मैं आराम से पीऊंगा। तो ऐसे में घर के अंदर लड़ाइयां बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% बिल्कुल भी नहीं होती है, और यही रीजन रहा कि सरकार ने बोला कि जनधन योजना जो है वो महिलाओं के नाम खोला जाएगा, क्योंकि जब महिलाओं को पैसा मिलेगा तो उसको सही यूटिलाइज करें, क्योंकि घर को महिलाएं ही चलाती हैं, और जेंट्स के नाम अगर हमने किया तो यहाँ पर मिसयूज होने शुरू हो जाएंगे। बट क्या फायदा, महिला के अकाउंट में पैसे आते हैं, रात में 2 थप्पड़ महिला के मारे आते हैं। देखो बुरा नहीं मानना, जो सच्चाई मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये चीजें बुक में नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें क्या हो रही हैं? दिक्कतें ये हो रही हैं कि अगर हमने महिलाओं के नाम पर खाता भी खोल दिया और महिलाओं को पैसे मिले तो रात में उनके हस्बैंड जब पीकर आएंगे तो 2 थप्पड़ मार के उनके अकाउंट में रखे हुए पैसे भी वो निकाल के मिसयूज कर लेंगे उसका। देखो सरकार अब घर घर जाके तो ये नहीं बोलेगी ना कि लो तुम पैसा लो, तुम पैसा लो। सरकार ने अपने लेवल पे जो किया वो ठीक है, अब हम ही लोग नालायक हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार अपनी तरफ से एक एक घर में जाके ये नहीं बोल सकती है। अब सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आपको पता है कि जेंट्स लोग दारू में पैसा खर्च करते हैं तो अपने दारू के ठेके क्यों खोले? आप दारू के ठेके बंद करो। एक तरफ आप बोलते हो हम हॉस्पिटल्स वगैरह पर खर्चा खूब करेंगे, दूसरी तरफ आप उनको बीमार करने के लिए गुटखा, दारू, सिगरेट जैसी चीजें बेच रहे हो। अरे एक साल मत बेचो, अगर किसी को मरना होगा ना, जिसको लत लगी हुई, उसे मर जाने दो, उसका जीने से कोई फायदा भी नहीं है। उसके बाद जो बच्चे कम से कम उस यूथ को तो बचा लो जो दारू सुट्टे ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं अपना और घर में कलाई मचाते हैं, वो अलग, और बाद में बीमार पड़ के उसी हॉस्पिटल को गाली देते हैं कि सरकार ने इस हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं किया। तो सरकार लोग, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो? आप गुटखा, दारू, इन सब की दुकानें बंद कर दो, हॉस्पिटल बनाए, क्यों? ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज की लड़ाई का जड़ दारू ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। दारू जिस दिन बंद कर दोगे ना स्टेट से, उस दिन स्टेट के अंदर हॉस्पिटल के भी केस कम हो जाएंगे, और जो महिला उत्पीड़न के जो केस वगैरह होते हैं और रेप केस वगैरह, इनके अंदर कटौती देखने के लिए मिलेगी। और जो क्राइम आप देख रहे हो ये भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोग चरस गांजे के नशे में नहीं होंगे ना तो वो चीजों को अच्छी नजरों से देख पाएंगे, और ऐसा होगा अगर कर दिया जाए। मेरी कोई सुनता नहीं है, अगर कोई सुने तो भाई साहब बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। चलो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप कहोगे तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं अब धीरे धीरे। आओ, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो क्या लिखा हुआ है, इन 2015 सन 2015 के अंदर जो नई गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल में, आपको पता है ना बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गेम चेंजिंग प्लान रखा, और गेम चेंजिंग प्लान टेक्नोलॉजी के साथ रखा, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में आता है, और अकाउंट खुलवाना अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है कि जहां पर जिन लोगों के पास खाते ही नहीं है उन लोगों को भी इस बेनिफिट को लेने के लिए खाते खुलवाने पड़े। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर जो बैंकिंग चैनल है वो प्रमोट हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अकाउंट खुलवाए ताकि उनको ये बेनिफिट का ट्रांसफर मिल पाए। अब ऐसे में क्या हुआ हमारे पास कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसका नाम अगर हम देखें तो जन धन मोबाइल,
आधार मोबाइल, ठीक है। चलो मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंडिया में है, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा है जन धन आधार मोबाइल नंबर, ठीक है, ट्रिनिटी सॉल्यूशन। क्लियर है। चलो अब ये क्या बोलता है, ये ऑफर करता है, इट ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव टारगेटिंग पब्लिक रिसोर्सेज टू दोज हु नीड टू देम मोस्ट। ये उन लोगों को टारगेट करता है जिन लोगों की फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इकोनॉमी के जो सबसे वीकर सोसाइटी के जो सेक्शंस होते हैं उनको ये प्रमोट करने का काम करता है, और इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो सभी के सभी मल्टीपल वेज जिनसे हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। और इसमें जो बेनिफिशियरी होता है यानी जिसको पैसा मिलना है उसको यहाँ पर पैसा डायरेक्टली दिया जाएगा और उसके खाते के अंदर या उसका जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है उसको लिंक कराया जाएगा उसके 12 डिजिट के बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बोले तो आधार नंबर के साथ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान 2 बार बेनिफिट ले ले, तो ऐसे में क्या किया गया कि एक इंसान को एक ही बार बेनिफिट मिले, इसलिए उसके अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया गया जो कि यूनिक नंबर होता है। आपके आधार कार्ड नंबर 135 करोड़ की आबादी में और किसी के पास नहीं होगा, आपका यूनिक आधार कार्ड नंबर होगा 12 डिजिट का और किसी के पास वो नंबर नहीं होगा। और ये यूनिक नंबर कौन प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उदय। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, उदय इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही है जो हमें यूनिक नंबर प्रोवाइड कराती है और इसी को हम क्या नाम देते हैं, आधार नंबर, जिसको हम आधार कार्ड के नाम से आते हैं। तो जितना पढ़ा एक बार मैं उसको दोबारा से समझाऊं, ध्यान से सुनो दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसकी एक एक लाइन को पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पर अभी हमने ये पढ़ा कि सन 2015 के अंदर जब नई गवर्नमेंट आई सेंट्रल में, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग प्लान रखा। और वो प्लान क्या रखा, इन्होंने कहा कि हम गरीब तबके के लोगों को पैसा ट्रांसफर करेंगे और इसको बोलेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अकाउंट खोला जिसका नाम था जन धन योजना अकाउंट, और इसके तहत यहाँ पर पैसा डाला जाएगा और बाद में आप उस पैसे को विड्रॉ यहाँ पर कर सकते हो। ये इकोनॉमी के उन सेक्शंस को दिया जा रहा है जो काफी वीक सेक्शंस है, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। कोई इंसान एक बार से ज्यादा पैसे ना निकाल ले, इसलिए उसके पोस्ट ऑफिस या बैंक जो अकाउंट होते हैं उनको 12 डिजिट के आधार नंबर के साथ लिंक किया गया, जिससे ये पता चल जाए कि उस इंसान ने कितनी बार इस बेनिफिट का ट्रांसफर ले रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक महीने में वो 2-2 बार पैसा अपने पास अकाउंट में डलवा ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और याद रखना इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप अपना खाता बैंक में खुलवाओ, बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खाते खोले जाते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बैंक के अलावा भी पोस्ट ऑफिस में खाते खोले जाते हैं, और पोस्ट ऑफिस का जो प्रचलन है वो आज से नहीं काफी साल पहले है। पहले तो लोग बैंक नाम की चीज ही नहीं जानते थे, हर बंदा अपनी पेंशन या जो भी सैलरी आती थी वो पोस्ट ऑफिस में आती थी, लोग पोस्ट ऑफिस में अपने खाते खुलवाते थे। पूछना अपने दादाजी नाना जी अगर हो तो उनसे पूछना कि क्या उनका खाता पोस्ट ऑफिस में, डेफिनेटली उनका खाता पोस्ट ऑफिस में होगा, बैंक में भले ना हो लेकिन पोस्ट ऑफिस में जरूर होगा। तो ये सारी बात आपको क्लियर होगी, बढ़ सकता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं, पहले मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़वाओगे। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो आइडिया है, द आइडिया वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2030 यूपीए 2। मैंने आपको बोला था ना ये आइडिया कब आया था, सन 2013 में आया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब हुई थी, 2015 के अंदर आई थी। इसके अंदर ये बोला गया था कि अभी हम थोड़े छोटे लेवल पे 7 स्कीम लेकर आएंगे, वो भी सिर्फ हमारे देश के 20 डिस्ट्रिक्ट में। खैर ये याद करने वाला पॉइंट नहीं है, थोड़ा हिस्ट्री वाला पॉइंट है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा होता है ना, कोई भी प्रोग्राम आता है ऐसा नहीं कि सीधा वो इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट कर दो भाई, पहले छोटे लेवल पे हम करते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं। अगर वहां पर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तब हम उसको पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिलहाल अभी जनधन योजना पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट है। सर क्या जनधन योजना हम खुलवा सकते हैं, दोस्तों आप खुलवाओगे अगर आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हो तो आपको वैसे ही नहीं खुलेगा, क्योंकि आपकी इनकम इतनी है कि आपकी स्लैब रेट से ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी इनकम उस लिमिट से कम है और आपने आज तक कभी कोई कार बंगला वगैरह नहीं खरीदा है तो अल्टीमेटली ये खाते का बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बंगला खरीद चुके हो, सर उन्हें कैसे पता चले हमने बंगला खरीदा, भाई हर जगह पर आधार कार्ड नंबर लगता है। आधार कार्ड नंबर जो 12 डिजिट होता है उसको डालते ही पता चल जाएगा कि आप किन किन यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कितनी बार आप जेल गए हो, कितने अकाउंट आपके खुले हुए हैं, किन किन प्रॉपर्टीज के आप मालिक हो, सब कुछ पता चल जाता है। तो आप ये मत समझना कि आप ज्यादा चतुर हो, आपसे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठे पड़े मोदी सरकार के अंदर और वो मोदी सरकार को गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से हम पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाए और पब्लिक हमारा जो है मतलब हमको पागल ना बना पाए। ठीक है, तो इतना भी मत सोचना आप लोग। ठीक है,
चलो आगे क्या लिखा है, पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म द डिजिटल इंडिया। अच्छा, इस प्रोग्राम से फायदा क्या पहुंचा? पहली बात तो इसमें क्या हुआ, लोगों को पैसा मिला। दूसरा, ये लोगों को हमने बैंक से कनेक्ट कर दिया। जिन लोगों को पता तक नहीं था कि बैंक में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या काम करते हैं, उनको भी अब पता चल गया कि हाँ बैंक में क्या काम किए जाते हैं। और जब बैंक से लोगों को जोड़ दिया गया तो अब लोग क्या है कि घर में जो अपनी सेविंग्स है उसको भी जनधन खाते के अंदर डिपॉजिट कराते हैं और बदले में ब्याज का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों की जो सेविंग्स है वो प्रमोट होनी शुरू हुई। इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट क्रिएशन बैंक करती है वो बढ़ना शुरू हो गया। आपको याद है मैंने आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि बैंक, कॉमर्शियल बैंक का एक फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन, पैसों से पैसा बनाना। तो जब बैंकों को गरीब लोगों से थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलेगा तो वो अल्टीमेटली बड़ा अमाउंट बन जाएगा धीरे कुछ टाइम बाद। तो उससे क्या होगा, बैंक क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाए, इकोनॉमी में मनी का फ्लो यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आया। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि जो डेटाबेस हमारा आधार कार्ड का, उसको किस तरह से हमने किया। देखो, हमने आधार कार्ड की हेल्प से बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया। जो हमें लगता था ये वीक पॉइंट है, लोग इनका बेनिफिट उठा सकते हैं, हमने उसको किस तरह से टैकल किया। देखो, सबसे पहली बात, हमने आधार कार्ड के नंबर से रिमूवल ऑफ फेक एंड डुप्लीकेट एंट्रीज फॉर बेनिफिशियरी लिस्ट। पहले क्या होता था, जब आधार कार्ड से कोई चीज लिंक नहीं थी तो जो मीडिएटर होते थे वो फेक नाम लिखकर उनके नाम का राशन ले लेते थे और वो राशन अपने घर में रख लेते थे। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आधार कार्ड में आप अगर गलत नंबर चढ़ाओगे तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करे तो आपके नाम का पैसा या आपके नाम का राशन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट ही नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में फेक और जो डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं बेनिफिशियरीज की, वो होनी बंद हो गई। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज एंड वेस्टेज। अब ऑब्वियस सी बात है, मीडिएटर क्या करते थे कि अगर कोई राशन लेने नहीं आए तो उसका जाली नाम चढ़ा के, जाली सिग्नेचर करके वो राशन अपने घर में रखवा लेते थे और उसको बेच देते थे दुकान वालों को। लेकिन अब अगर आपका आधार कार्ड है और आप ही आधार कार्ड पे जाओगे तो बायोमेट्रिक आपको पंच करना पड़ेगा। जिसका आधार कार्ड है, जैसे मान लो मेरे आधार कार्ड पे हम 4 मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है, तो हम 4 मेंबर के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में लगे हुए हैं। देखो, मैं अभी का बताता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे हम लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो मेरे घर में 4 मेंबर है, ठीक है। हम 4 मेंबर का नाम राशन कार्ड में लिखा हुआ है और चारों मेंबर के नाम राशन कार्ड में लिखे, आधार कार्ड से हमारा लिंक है वो राशन कार्ड। तो क्या होता है कि जैसे मैं गेहूं लेने के लिए गया तो मैंने कहा ये लो राशन कार्ड और मुझे गेहूं दे दो। तो उसने कहा, उसके बायोमेट्रिक मशीन होती है, उसने कहा कि आप अपनी जो ये फर्स्ट वाली फिंगर है इसको वहां पंच करो। जब मैंने वो पंचिंग मशीन में पंच की तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि इन 4 में से जिसका नाम है उसमें से मैं हूं शिवम और ये शिवम की फिंगर है। अगर वो शिवम की फिंगर है तो इनको क्या दे दो, गेहूं दे दो। अच्छा, यही अगर मैं अपने गेहूं बेचने के लिए किसी और को भेज दूं अपना राशन कार्ड देके, तो पहली बार तो उसका नाम नहीं हो सकता है, वो झूठ बोल दे मैं ही शिवम हूं। जैसी बायोमेट्रिक करेगा उसका वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। तो ऐसे में जो वेस्टेज होता था ना खाने वाने का या कह लो राशन का या पैसों का, वो गवर्नमेंट का वेस्टेज कम हो गया, क्योंकि अब ये उसी को मिलेगा जो फैमिली का मेंबर है और किसी को वो चीजें बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। और ये हो रहा है आजकल। मुझे बताना, क्या आपकी सिटी में राशन कार्ड के टाइम बायोमेट्रिक हो रहे नहीं हो रहे? दिल्ली में तो हो रहे हैं हमारे पास, मैं तो लेने आता हूँ, मुझे पता है कि हाँ भाई होते हैं। और देखो, आपसे झूठ क्या बोलना, मैं क्यों बताऊं कि मैं बहुत बड़ा अमीर ज्यादा हूँ, ये वो जो ग्राउंड रियलिटी है ना भाई, वही रखूंगा आपके सामने, ठीक है। इसके बाद सब्सटेंशियल सेविंग ऑफ एफर्ट, टाइम एंड कॉस्ट। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे में जब हमने चीजों को ऑनलाइन सिस्टम से कर दिया, तो जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया हमारे पास, यानी अकाउंट से हमने जोड़ दिए, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी सेविंग्स बढ़ने लगी, टाइम जो है वो कम लगने लगा और कॉस्ट कम से कम हो गया। भाई चीजें ऑनलाइन है, अब मुझे वो पेपर पे रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा, पूरा मैनुअल रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है। तो जो मैनुअल प्रोसेस है, जो टाइम वेस्ट होता था, कॉस्ट लगती थी, वो लगनी अब हमारी बंद होगी। एंश्योरिंग फुल ट्रेसेबल ऑफ फ्लो ऑफ फंड टू द बेनिफिशियरीज। जब चीजें सारी कंप्यूटराइज होगी तो हमें ये पता चल गया कि कितने बेनिफिशियरीज को उसका बेनिफिट पहुंचा है और कितने बेनिफिशियरीज को बेनिफिट नहीं पहुंचा है। और इसके चलते जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, इसको बोलते हैं पारदर्शिता, वो बढ़ गई और करप्शन लेवल हमारा कम हो गया। कम क्या होगा, खत्म ही होगा। अब बीच में मीडिएटर बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक है, तो बेचारा वो फेक आधार कार्ड कहां से लेकर आए, फेक फिंगरप्रिंट कहां से लेकर आएगा। तो ऐसे में सारी चीज हमारी सही होगी। और जानते हो, जनधन खाते के अंदर भी जब पैसा निकालने के लिए आता है ना, वो वहां भी फिंगरप्रिंट लेते हैं, बकायदा आपके सिग्नेचर मैच करके देखते हैं कि मैच हो रही नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई और आ गया व्यक्ति पैसा निकालने के लिए, ऐसा भी होता है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ फंड। अच्छा, जो बंदा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस मिनिस्ट्री के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, अकाउंटेबिलिटी कर दी कि अगर कल को कोई झोल झाल हुई तो यार ना तुमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि काम तुम्हारे जिम्मे था। तो ऐसे में वो काम को अच्छे से करेंगे। और एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, और इससे क्या होगा, सरकारों के जो खर्चे हैं,
में जो एक लिमिट से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही थी, वो डेफिसिट में जाने से बच गई। क्योंकि अब अगर उसका पैसा सही जगह पर जा रहा है और सही लोगों तक पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का खर्चा सही जगह पर हो रहा है। इससे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहेगा और खर्चे तो ज्यादा होंगे लेकिन उसका बेनिफिट इकोनॉमी के अंदर पहुंचेगा। आप ये मत सोचो सरकार का खर्चा हो रहा है, ये सोचो अगर गरीब तबके को खाना मिलेगा तो वो काम अच्छे से करेगा, तो अल्टीमेटली वो आपको अच्छी इनकम कमा के ही देगा टैक्स के रूप में। मेरी बात को समझ रहे हो? यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा, तो मीनवाइल हमने क्या समझा? मीनवाइल हमने ये समझा कि जो आधार है हमारा, ठीक है, तो आधार ने कई लोगों को डिलीवर किए हैं फाइनेंशियल सपोर्ट या अदर टाइप की सब्सिडीज या कोई भी बेनिफिट जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 2016 से स्टार्ट हुआ। तभी आप देखते हैं 2016 से हम हमेशा कहते आ रहे हैं अपने आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करो, आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करो। यानी ये लिंकेज क्यों की जा रही है? ताकि आपके आधार कार्ड नंबर डालते ही आपकी पूरी डिटेल का पता चले। आजकल तो स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड लगते हैं, कहीं भी तो। इवन अगर आप एक सरकारी अस्पताल में अपना इलाज भी करवाने के लिए जा रहे हो ना, अगर ऑपरेशन लिख दिया तो भी आधार कार्ड नंबर लगे, ताकि पता चले आपने गवर्नमेंट की कितनी सर्विसेज का बेनिफिट उठाया। और मैं मजाक नहीं करा, कोई भी देखो आपके साथ मुझे खिलवाड़ थोड़ी करा, मैं वही चीजें बता रहा हूँ, फैक्चुअल है, जो मैंने खुद ने भी देखी है और जो बुक्स में भी लिखी हुई है। ठीक है, मैंने खुद ने देखा है, ऑपरेशन भी कराने आते तो हमें पेशेंट का आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है ताकि उनके रिकॉर्ड में रहे कि हमने इस पेशेंट के लिए इतना पैसा खर्च किया था और ये हमारे बेनिफिट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलो इसके लिए लिखा हुआ है कि 2016 के अंदर एक बिल को पास किया गया था, जिसको 2016 के बाद हमने ये लॉन्च कर दिया। किसको? अरे ये आधार कार्ड वाले को, आधार कार्ड वाले को यहाँ पर क्या कर दिया था? लॉन्च कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट पहुंचा? बेनिफिट ये पहुंचा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हमने क्या किया, जितने भी आधार कार्ड से लिंक करा के उनकी जो अनसर्टेनिटीज थी उनको दूर किया। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोजेक्ट था, हम आधार नंबर को इस तरीके से डिलीवर करें कि उसकी पूरी स्कीम के बारे में या पूरा उसका कुंडली पता चल जाए। और रियलिटी आज यही है कि आधार कार्ड नंबर डालते ही आपको उस पर्सन के बारे में सारी डिटेल मिल जाती है कि वो कितनी बार जेल गया, क्या क्या उसने पढ़ाई की, सब कुछ मिल जाता है आज की डेट में। तो ठीक है, तो अभी टारगेट क्या है? अच्छा, टारगेट ये है हमारा कि आने वाले समय के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के तहत जोड़ पाए और उनका बेनिफिट हर तबके के लोगों को यहाँ पर पहुंचा सके। अच्छा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये आजकल एलपीजी सिलेंडर्स के थ्रू भी दिया जा रहा है। आपने सुना होगा उज्ज्वल ज्योति योजना, सुना है? सुना क्या होगा? आपको याद करो, आई थिंक मैंने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इन तीन में से किसी एक चैप्टर के अंदर उज्ज्वला योजना के बारे में आपको बताया था। उज्ज्वला योजना क्या होती है कि गाँव के अंदर हम चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो चूल्हे पर खाना ना बनाए, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाते टाइम वो जो काऊ के डंग केक होती है ना, उससे या लकड़ी को बर्न करके वो बनाती है, तो उससे क्या होता है कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा धुआं जो है वो अंदर चला जाता है, इनहेल कर लेते हैं। मतलब इतनी ज्यादा सिगरेट जो पीती है ना, वो एक तरह से हो जाती है कि आपने खाना बना रहे हो, आपने इतनी सारी सिगरेट के बराबर का धुआं इनहेल कर लिया, फिर पॉल्यूशन भी फैलता है। तो हमने ऐसे गाँव में जिनके पास खुद का चूल्हा नहीं है उनको फ्री में चूल्हा बांटा गया, एलपीजी सिलेंडर दिया गया, ताकि हम उनके घरों के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम कर सके। इसको बोला गया था उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना का जो है, मान लो किसी के पास ऑलरेडी पहले से गैस है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा सर आप हमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस अब मत दो, गैस तो हमारे पास है, आप हमें पैसा दे दो। दैट इज कॉल्ड बी अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अरे आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे कि मैं बस बोले जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो? समझ आ रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? अच्छा, ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो 5.3 लाख पता नहीं दे रखा ना, आपको डेटा थोड़ी याद करना, आपको तो मेन फैक्ट्स याद करना है। हाँ, जो डेटा याद करने वाला हूँ मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, वो डेटा आप याद कर लेना। ठीक है, चलो अब इस पैराग्राफ को आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, यहाँ पर आओ। यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर द यूनियन बजट 17-18, जो बजट हमारे यहाँ पर 17-18 में पेश किया गया था, उसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये एलपीजी और केरोसिन जो कस्टमर होता है इनको भी देगा, और चंडीगढ़ और उनके साथ साथ जो 8 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के उनमें केरोसिन फ्री में बांटा जाएगा। केरोसिन ऑयल का मतलब जानते हो ना, मिट्टी का जो तेल होता है, वो यहाँ पर फ्री में बांटा जाएगा। तो ये भी स्कीम क्या थी? आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थी, और ये यूनियन बजट 17-18 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि 84 स्कीम्स ऐसी हैं जिनको अभी हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ जोड़ना है, यानी और भी कई टाइप की स्कीम्स है जो डीबीटी के अंदर जुड़ेगी। अब डीबीटी को हम क्या करना चाहते हैं? पूरी कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सर कैशलेस का मतलब क्या होता है? कैशलेस का मतलब होता है कि आप ये नहीं चाहती सरकार कि आपके अकाउंट में आपकी जेब में पैसा है, बल्कि आपके खाते में पैसा है। इससे क्या होगा, जब ऑनलाइन चीजें होंगी तो आपको पता चलता रहेगा गवर्नमेंट को किसको कितना बेनिफिट मिला और किसने उस पैसे का यूटिलाइज कैसे किया, ये सारी चीजें पता चलती रहेंगी। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था 2015-16, उसने साफ साफ बोला था कि आने वाले समय के अंदर हमारी इकोनॉमी जो है वो कैशलेस इकोनॉमी बनने वाली है। दोस्तों ये सीरीज खत्म होने के बाद ना मैं इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगा, अभी लेटेस्ट वाला जो हमारा 22-23 का सर्वे आएगा ना, या 21-22 वाला जो आएगा, वो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा। इसलिए बेसब्री से मतलब इंतजार करना उस चीज का।
अच्छा, चलो इसके बाद हाँ, ये बोला था इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ये सजेस्ट करता था कि डायरेक्ट बेनिफिट जो सोल्यूशन है वो फार्म लोन और इंटरेस्ट हो। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या पॉइंट बोला है। देखो, फार्मर्स जो होते हैं जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो फार्मर के लिए साफ साफ बोला गया है सरकार के द्वारा कि कोई भी बैंक से अगर फार्मर लोन लेता है अपनी फार्मिंग के लिए तो उसको सब्सिडाइज रेट पर लोन दिया जाए। मतलब जैसे मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है तो फार्मर को जो है 4% पर जो है रेट दिया जाएगा, और अगर फार्मर बहुत सीवियर है जिसको बहुत जरूरत है उसको फ्री में भी दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, डीबीटी तो है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो ये उनके खाते में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा। बाकी ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है, पीडीएस वगैरह जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि एमएसपी के थ्रू किसानों से माल खरीदा जाएगा और वो गरीब जनता को माल राशन की दुकान पर दे दिया जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मुझे अब एक बात बताओ आप लोग पहले, क्या आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर समझ आ गया पूरा? इसीलिए मैंने बुक की एक एक लाइन पढ़ाई जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, इसकी जरा कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। मतलब ये तो प्रोज हो गए, प्रोज मतलब फायदे हो गए, नुकसान भी तो होंगे ना इसके। नुकसान क्या है? अच्छा, एक काम करो, आप गूगल करो, ठीक है, या गूगल करो या मैं तो कहता हूं कि आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे 5 पॉइंट बताओ जो इसके कॉन्स हो, ठीक है, और आप मुझे कमेंट करना। दोस्तों मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं, आप ये कभी भी मत सोचो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, कमेंट सबके पढ़ता हूं, भले ही मैं रिप्लाई दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन कमेंट सबके पढ़ता हूं। आप मुझे इसके कॉन्स बताओ कि क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आज तक कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा से पॉजिटिव हो, नेगेटिव जरूर होती है, ठीक है। तो आप मुझे नेगेटिव पॉइंट बताना, इससे ये समझ आएगा कि आप लोगों की सोचने और समझने की शक्ति कितनी है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो। अच्छा लगता है जितना ज्यादा आपका पार्टिसिपेशन होता है ना, जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होती है, उतना मुझे समझ में आता है कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए आप एंगेजमेंट रखो, आप ये बताओ कि इसके कौन से, इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर का जो स्किल है, जो एनालिटिकल वाला जो दिमाग है ना, वो निकलना शुरू हो जाएगा। मेन ये नहीं होता, देखो आपके कमेंट कर देने से मेरे जो कमेंट सेक्शन है वो भर जाएगा, उससे मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, एक डेली का फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये होता है कि हाँ, मेरे स्टूडेंट मेरी कितनी बात मानते हैं, वो कितने मेरा रिगार्ड रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही चीजें हैं जो मुझे आगे आपके लिए मेहनत करने में बहुत इंकरेज करती हैं, ठीक है। तो प्लीज आप मुझे कौन से इसके बताना, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग कितना एनालिटिकल हो, कितनी ज्यादा चीजों को सोच और समझ पाते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो आज जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा का पूरा अचीव कर लिया, और एक बार उस पर टिक कर देते, क्योंकि हमें टिक करने में बड़ा मजा आता है जब हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हमारा टॉपिक यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दो, जिससे कि जब भी ये वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले और आप उसका बेनिफिट उठा सको। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।